बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, मरीम नवाज़ ने जब ये कदम उठाया था, जिन जिन की ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, मज़लूम हैं, उनको पंजाब हुकूमत 90 रोज़ में कब्ज़ा वापस दिलाएगी। दावा 90 रोज़ का किया था, लेकिन कब्ज़ा पहले 10 दिन में मिलना शुरू हो गया था। अब तक हज़ारों कब्ज़े जो है वागुज़ार करवाए गए हैं। कई मज़लूम मरीम नवाज़ को झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ दे रहे हैं। मुसलसल फ़ोन आते हैं हमें। जो लोग मरीम नवाज़ के मुखालिफ भी हैं, वो भी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। मतलब ये अमल जब ये शुरू किया गया तो उसका जो नताइज थे, उसका इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, अपने इंडिकेटर सेट किए कि 90 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह हम ये टारगेट सेट करेंगे और इसके ऊपर हम जो हिकमत अमली बनाकर लोगों के साथ जो तामुन होगा उनको उनका हक मिलेगा। लेकिन 10 दिन के अंदर उसका इतना रिजल्ट आया, पूरे पंजाब के अंदर 2-3 चंद जो है डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओ निकाल कर बाकी तमाम अजला ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई कि लोगों को उनके कब्ज़े भी मिल गए। उनको वो दुआएं देते हैं। 30-30, 35-35 साल से जो लोग बेघर थे और उनकी जायदादों के ऊपर लोगों ने रेवेन्यू बोर्ड में, हाई कोर्ट में मुसलसल, मतलब लोग ऐसे थे कि अगर उसके पास 20 एकड़ रकबा है तो उसके विरासत है, उसकी रकबा है, सब कुछ उसका है, उसके नाम पर है, कब्ज़ा उसके पास नहीं है। अब वो उसने दूसरी पार्टी ने जिनके पास कब्ज़ा है उन्होंने एक वो जो फर्जी सा स्टे अड़ा कर, तो वो स्टे ख़त्म होता है तो दूसरी अदालत चले जाते हैं, दूसरी तीसरी अदालत चौथी अदालत। तो सिविल कोर्ट से शुरू होता है या असिस्टेंट कमिश्नर से शुरू होता है, तहसीलदार से होता है, एडीसीआर से, एडिशनल कमिश्नर से, करते कराते ये मामला जनाब एक नस्ल से दो नस्ल ले जाता है कि जब एक नस्ल उसके ऊपर पैरवी शुरू करती है कि ये हमारे बाप की जगह है तो ये कब्ज़ा वापस दे दें, हमारे नाम है, तो वो एक स्टे दिखा देता है कि तुम्हारा बाप जो था वो मर गया है तो वो जाती दफ़ा मुझे दे गया था, तो कब्ज़ा किया होता है, जाली उसके अंगूठे फराजिक सब कुछ जाली होता है। तो जब उसके स्टे दर स्टे चलता रहता है, खसरों में तब्दीलियाँ आती हैं, रेवेन्यू बोर्ड तक लड़ते लड़ते किसी भी ख़ानदान की इसके ऊपर 3 नस्लें गुजर जाती हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं अभी जिनको वो ज़मीनें मिली हैं, उनको 35 से 40 साल गुजर चुके हैं और उनकी ज़मीनें उनको नहीं मिल सकी। तो मरीम नवाज़ शरीफ ने जो कदम उठाया कि जिसके साथ 10 दिन में 35 साल का सफ़र तय किया गया। 35 साल का सफ़र 10 दिन में ऐसे तय किया गया कि वो लोग थे जिनको 35 साल केस लड़ते लड़ते, एक तो उनकी ज़मीन चली गई, उसका रेवेन्यू नहीं उनके पास आता था, दूसरा उससे ये होता था कि वो अपने पास से पैसे लगाते थे, अपनी जॉब से सेक्रीफाइस करते थे, अपने कारोबार से सेक्रीफाइस करते थे, केसों की पैरवी करते थे। कभी बहावलपुर जाते हैं, लाहौर जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, मुख्तलिफ अजला में जहाँ पर ट्रिब्यूनल बैठा है, एडिशनल कमिश्नर बैठा है, तो वहाँ जाकर अपीलें करते थे, तो अपना सफ़र भी ज़ाया करते थे, टाइम भी ज़ाया करते थे, पैसा भी ज़ाया करते थे। तो करते करते 3 नस्लें गुजर गईं। 10-20-20 साल के वक्फे से 35 साल, मतलब उनका जो था वो टाइम लगा, 40 साल, और आज तक उनको ज़मीनें ना मिली। मरीम नवाज शरीफ ने वो 35 साल का सफ़र 10 से 15 दिन में मुकम्मल किया। जिन लोगों ने दरख्वास्तें पहले मरहले में दी उनको उनकी जो 100% रिज़ल्ट मिला और उनको उनके कब्ज़े वागुजार करवा कर उनके हैंड ओवर किए गए, किसी की नहीं सुनी गई। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी देखें कि क्या करे बंदा, कि लाहौर हाई कोर्ट को कौन समझाए और कहाँ पर जाकर बंदा अपना ये दास्तान सुनाए, किसके आगे अपना ये बात करे। लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि जो कानून पंजाब हुकूमत ने कब्ज़े छुड़ाने के लिए बनाया था, इसको मुअत्तल कर दिया गया है और जो जो कब्ज़े मज़लूमों को वापस मिले थे वो फिर वापस हो गए। मतलब जो कब्ज़े दिलवा दिए गए थे 35 साल का सफ़र तय करके 10 दिन में, तो वो भी उन्होंने कहा कि वापस दे दें। जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत के दौरान ने कहा कि लगता है चीफ सेक्रेटरी ये कानून नहीं पढ़ा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं, ये कानून बना क्यों है। मतलब कि उन्होंने किसी तरफ इशारा किया है कि कुछ लोगों के इख्तियारात हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी और ये तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग या पुलिस के, कि ये कानून भी हमें दे दिया जाए। असल में वकीलों की रोज़ी रोटी बंद हो गई है। अदलिया में जो करप्शन का बाज़ार गर्म था, अंडर टेबल जो करप्शन चलती थी, स्टे दर स्टे पेश आते थे, बड़ा जो तगड़ा वकील होता था कब्ज़ा माफिया की तरफ थे, वो रिटर्निंग रूम में मिल के वो स्टे ले लेता था, वो उसकी लंबी पेशी डलवा देता था। तो वो सब दुकानदारी जब बंद हो गई तो इन्होंने जनाब एक्शन ले लिया
और जो लोगों को उनकी दाद रसी हुई थी उनके भी खिलाफ खड़े हो गए हैं कि ये वापस किया जाए। इसका मकसद क्या है? कहते कि मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समात हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्ज़ा दिला सकता है? कि भाई अल्लाह ताला ने कोई अकल शऊर भी दिया है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर अकेला तो कब्ज़ा नहीं दिलवा रहा, उसके अंदर किसी एक को तो वो पावर नहीं दी गई कि वो पटवारी या तहसीलदार गिरदावर तीनों बंदे मिलकर वो फैसला कर दें। ब्यूरोक्रेसी के सीनियर अफसर उसमें शामिल किए गए हैं। डीआरसी के अंदर डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो डीपीओ है उन दोनों को उसमें शामिल किया गया और नीचे तमाम उसी हरारकी के साथ तमाम को अंदर शामिल करके वो फैसला किया जाता है। किसी वन मैन शो का तो वो फैसला नहीं होता। अदालत के अंदर तो आपको छुट्टियों का बहाना आ जाता है, उसके बाद आपके साथ वकला की हड़ताल आ जाती है, उसके बाद बंदा सफ़र करके 300 किलोमीटर आपकी अदालत में पेश होता है, लेकिन आगे से पता चलता है आज जज साहब छुट्टी पे हैं। तो ये इस तरह से तो नहीं हो रहा। अगर डीआरसी ने टाइम दिया तो वो डीआरसी के उस मीटिंग के अंदर, उस पेशी के अंदर वो दोनों उधर डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है उसके अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट के आला अफसरान वहाँ पर मौजूद होते थे। असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होता था, डीएसपी मौजूद होता था, पीरा फोर्स, तमाम फोर्स के मौजूदगी में वो फैसला किया जाता था। और वही एक डर खौफ था जिसकी वजह से लोगों ने ये कब्जे अपना छोड़ना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिले जो इस दौरान, इन समातों के दौरान उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा यार हमारी कोई इज्जत भी है, हमने कब्जा तो गलत किया हुआ है, 20 साल से कमाई खा ली बड़ी है, अब हम वापस देना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह आप डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करें कि हमारी तजलील ना करे और हमारे घर पे पुलिस ना भेजे, हमारे घर पे पीरा फोर्स ना आए। तो इस तरह के लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और जब उन्होंने रब्ता किया तो मैंने डिप्टी कमिश्नर भावल नगर जो जुल्फ़कार भून साहब और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब हाफिज़ कामरान असगर साहब को मैंने रब्ता करके रिक्वेस्ट की कि जी बंदे तो इतना डर खौफ से मतलब मरे पड़े हैं कि आपने इतना डंडा चढ़ा दिया है अवाम को कि अवाम खुद से अपने कब्जे छोड़ने पर मजबूर हो गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, जो अवाम मजलूम है उनको उनका हक मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या है, हम तो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है जी आप जो एप्लीकेशन है मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप इसको एक दिन का टाइम दे दें, इसके घर पे पुलिस ना जाए, इससे बड़ी जो चोर बाजारी की पहले वक्त गुजर गया है उसकी औलाद ने की या उन्होंने की या उनके बुजुर्गों ने की, तो अब इसको 1-2 दिन का टाइम दे दें, ये खुद से छोड़ देगा। तो उन्होंने ठीक है, अभी 7 दिन पेशी में पड़े हैं, तो उससे पहले पहले अगर ये छोड़ देगा तो उस दिन हम इसको नहीं बुलाएंगे और उससे पहले ही हम अगर एक मजलूम को, एक बुजुर्ग को उसकी जगह वागुजार करके ये खुद दे देता है और उसके हैंड ओवर कर देता है इज्जत से, इससे तो अच्छी बात ही नहीं है, सुलह तस्वीया से ये काम हो जाए तो। और वही हुआ और उसने दे दी। दूसरे दिन अगले बंदे को खुद बुलाकर और माजरत भी की। तो ये एक जो डर खौफ था ये आप आने वाले 100 साल में भी पैदा नहीं कर सकते और किसी मजलूम को उसका हक नहीं दिलवा सकते। और इसके अंदर ख़ास बात ये थी कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या एडीसीआर या कोई डीपीओ कोई उसमें करप्शन में मुलविस नहीं था। कोई ये केस ऐसा साबित नहीं हो सका कि उन्होंने पैसे लेकर किसी की दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में डाल दिया हो या उन्होंने इस तरह से एंटरटेन किया हो कि ये कोई यूथिया है, लौंडा लिपाड़ा है या किसी और जमात से है या इसका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ नहीं है। वो हर आम शहरी को, हर दरख्वास्त गुजार को उसी तरह ट्रीट करते थे कि वो एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी है और एक मजलूम है, तो उसकी दाद रसी करते थे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आपने अदालती सुपरमेसी को ख़त्म कर दिया है, आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। अगर डीसी आपके घर का कब्ज़ा किसी और को दे दें तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। मतलब ये इस तरह की बातें चीफ जस्टिस ने की हैं जो आलिया नीलम साहब है। तो उन्होंने ये सारी बातें की, तो उन्होंने मतलब सारा जो जितना प्लान था पंजाब गवर्नमेंट का, मतलब ये कोई इसके पीछे क्या, मैं समझता हूँ कि कोई साजिश तो नहीं है कि बढ़ती हुई मकबूलियत जो मरीम नवाज शरीफ की थी तो उसके पीछे तो नहीं कोई माफिया पड़ गया, उसको तो नहीं चैलेंज करना चाह रहे, तो इस तरीके से आ रहे हैं सामने। क्योंकि मरीम नवाज शरीफ की मकबूलियत ने तमाम जितने बड़े बड़े पिलर थे पाकिस्तान के, जितने बड़े बड़े माफियाज थे, उन तमाम को हिला कर रख दिया और उनको दिखा दिया कि अगर आपने तरक्की की राह पर चलना है तो आए मेरे से सीखें, मेरे साथ काम करके देखें, आपको पता चलेगा कि तरक्की होती कैसे है और आवाम की खिदमत कैसे होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं और पोल्यूशन कैसे ख़त्म करते हैं, सफाई का निज़ाम कैसे बेहतर करते हैं, हस्पतालों को कैसे चलाते हैं, एजुकेशन सिस्टम को फ़ाल कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने की हैं तो मेरे ख्याल में ये मरीम नवाज शरीफ की बढ़ती हुई मकबूलियत ने तमाम जितने सतून थे और जितने ये एक माफिया था तमाम को हिला कर रख दिया और तमाम को ये चैलेंज समझे कि उनके लिए बन गया था कि इनको कल को हिलाना मुश्किल हो जाएगा, तो शायद ये उसकी एक कड़ी है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कमेटी मेंबरान जो उधर कहा कि 10 साल कैद सज़ा देंगे। आपने हमारे सिविल जज को देखा है,
मतलब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में ये कहा है कि कमेटी मेंबरान ने कहते हैं आपके जो डीआरसी के हैं कि 10 साल कैद की सज़ा देंगे। आपने हमारे सिविल जज को कभी ये देखा है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? कैसे खामोशी से बैठा होता है? काजी का फ़र्ज़ खामोशी से अपना काम करना होता है। अदालत दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फ़ैसले करती है। दिमाग वो है, इनको दिमाग में बादाम खाने की ज़रूरत है। ये जितने सिविल जज बैठे हैं या इनके ऊपर जज बैठे हैं काबिल एहतराम, बड़े मैं मतलब गुस्ताखी ना कर दी हो सो वो मैनू ना सद लैन नोटिस ना आ जाए तो फिर मैनू भी कहना पै जाएगा नोटिस मिले कख ना हिलिया। तो ये वो लोग हैं तो इनके जो कहते हैं कि दिमाग से काम करना होता है, तो दिमाग कहाँ से लाएं? इनको बादाम खिलाएं, क्या खिलाएं, इनको अंजीर खिलाएं, कौन सा ऐसा फल खिलाएं कि इनका दिमाग भी काम करे? इनका तो दिमाग भी काम नहीं करता। और ये एक केस को इतना लिंगर ऑन करते हैं कि आज बंदे ने अपील की है, पहले तो उसकी पेशी निकलेगी 6 महीने बाद। अब 6 महीने की एक फसल बंदा खा गया और वो उस फसल से कमा के वकील को पैसे दे रहा है जो बंदा उस पर काबज है। और जो मजलूम है वो अपनी ज़मीन लेने के लिए अपना कुछ और जमा पूंजी बेच कर अपनी कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाए या केसों पे फैसला करे, केसों पे वकीलों को पैसे दे, तो वो अच्छा वकील कर लेगा क्योंकि वो कहता है इनके जूते इन्हीं के सर। मजलूम के जूते मजलूम के सर पड़ते हैं। और काबज जनाब उधर बैठा है अच्छा वकील करके, रिटर्निंग रूम में मिल लेते हैं, अदालत की हड़ताल करवा देते हैं, वकला की हड़ताल करवा देते हैं क्योंकि वो बासर लोग होते हैं। और जो मजलूम है वो उसके पास अच्छा वकील करने के पैसे नहीं होते। तो ये उन्होंने कहा जी कि 10-10 साल की जो आप सज़ा सुनाने का कहते हैं, डराते हैं लोगों को, तो कभी हमारे सिविल जज को ऐसे देखा है? काजी का फ़र्ज़ होता है खामोशी से अपना काम करना और फैसला देना दिमाग से। मतलब दिल से आप जो बातें करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। आपके डीसी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, ये बात उन्होंने की। बहरहाल अवाम को रिलीफ देने वालों के साथ ये होता है। और जब भी अवाम को जिसने भी रिलीफ दिया है, वो कोई हुकूमत हो, वो कोई अगर जज हो, वो कोई अगर अच्छे लोग जजेस में भी बैठे हैं, वो कोई जज हो, वो जस्टिस जैसे थे हमारे जो गुजर के हैं, मतलब बहुत सारे जजेस ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इंसाफ किया। अब आप खुद फैसला कर लें, जब कोई हुकूमत काम करने लगती है तो क्या होता है। तो ये उसी की कड़ी है। तो अभी इसके पीछे हम डिटेल में जाएंगे, 1 से 2 दिन में इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और फिर आपको दोबारा से इसके ऊपर बताएंगे कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसके पीछे क्या वजह है कि ये तमाम अदलिया, वकला और तमाम वो लोग जिनकी रोज़ी रोटी बंद हो गई है और जिनका भत्ता बंद हो गया है, जिनको ये पता चल गया है कि हमारे पास गलत बंदों नहीं आना होता था, सही बंदा तो बेचारा मजलूम जो है वो इतने पैसे नहीं भरता, तो वो सब कुछ दुकानदारी बंद हो चुकी है। तो अल्लाह करे कि इसके ऊपर दोबारा से अदलिया को सोचना चाहिए और सोचें। और वो मरीम नवाज शरीफ की जो ये एक अच्छी पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, इसके ऊपर कम से कम अगर 2 साल काम करने दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में पंजाब में इस तरह का निज़ाम पैदा हो जाएगा, इस तरह का अमल आ जाएगा, इस तरह का लोगों में शऊर आ जाएगा कि कोई किसी की चीज़ पड़ी होगी तो ऐसे ही होगा जैसे सऊदी अरब में फिर रहा है, वो उठाएगा भी नहीं। उसको ये होगा कि अल्लाह तो देख ही रहा है, यहाँ पर हुकूमत बैठी है और पता नहीं कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई हो और मेरा हाथ काट दें, बाजू काट दें, मुझे लटका दें उल्टा, मुझे कोड़े मारें, क्या करें। तो इस तरह का डर खौफ पैदा हो जाता तो मेरे ख्याल में वो बेहतर था अगर 1 साल और इसको चलने देते। दूसरी तरफ दोस्तों, मार्का हक में फ़तह के सम्राट मिल रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज़ जो एजाज़ मेडल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नुमायाँ अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई तामन और स्ट्रेटजिक हम आंगी के इतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल को एजाज़ अदारा जाती रवाबत के फ़रोग में इनके कलीदी किरदार के इतराफ़ में दिया गया। एजाज़ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात, इंसदाद दहशत गर्दी और सलामती के शोबे में तामन की अक्कासी भी करता है। मतलब ये जो उन्होंने काम किया है और जो बयानुल मरसूस में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया पूरी दुनिया में, ये तमाम कड़ियाँ जो आज इज़्ज़तें वो समेट रहे हैं, ये उसी की वजह से हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतनी का जज्बा दिखाया है और करके दिखाया, वो लोग आज बोलते ही नहीं हैं। जो कहते थे कि आर्मी को इतना ज़्यादा फ़ंड चला जाता है और ये पैसा कहाँ पर जाता है, तो जब उन्होंने बयानुल मरसूस में देखा कि एक इतना मुआशी तौर पे मजबूत मुल्क है जो भारत है, हमसे बहुत आगे है मुआशी तौर पे, और उनको हमने झुका दिया और उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, माफ़ियाँ मंगवा दी हैं,
तो तब जाकर उनको पता लगा कि जो हम आर्मी, हमारा पैसा जो बजट जाता है आर्मी के पास वो कहाँ पर लगता है। तो उसके बाद से उनकी ऐसी बोलती बंद हुई है। वो तमाम लंडे के जो सहाफ़ी थे और तमाम लंडे के जो ये सियासतदान थे दूसरी जमातों के, जो भोंकते थे कि जी पैसा उधर चला जाता है और ये इसका ऑडिट होना चाहिए, इसका फलां होना चाहिए, तो उनको तमाम को ये जवाब मिल गया कि वो पैसा कहाँ पर लगता है। वो आपके चैन सुकून के लिए लगता है, आपकी सरहदों की हिफाजत के लिए लगता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर लगता है, फिर आपका उस वो पैसा अंडर टेबल लगता है जो आपके सोर्सेज इंडिया के अंदर बैठे होते हैं। जब आपको पहले पता चल गया था कि मौलाना मसूद अज़हर के मदरसे के ऊपर हमला होना है और आपने उनको सेफ निकाला वहाँ से, अगर आप उनको सेफ ना निकालते तो आज वो भी शहीद हो चुके होते। जो उनकी फैमिली वहाँ पर शहीद हुई है वो अपनी ज़िद से हुई है। इन्होंने 2 से 3 दिन से उनको ये कहा हुआ था कि यहाँ पर हमला करेंगे, हमें मुकम्मल मुसद्दका इतलात मिल गई हैं और इसलिए हम आपको यहाँ पर लेके आए। लेकिन उनकी फैमिली ने ज़िद की थी और वो वहाँ पर वापस गई थी अपनी ज़िद से। लेकिन इन्होंने उनकी ज़िद को मानते हुए इन्होंने फिर भी मौलाना मसूद अज़हर को वहाँ नहीं जाने दिया। अगर ये उनको भी जाने देते तो वो भी आज शहीद हो चुके होते। तो ये सारी कड़ियाँ आपको पता चलती हैं कि जो आपका पैसा, जो आपका फ़ंड दिफा के लिए लगता है, तो वो दिफा इसी तरह ही होता है कि वो अंडर टेबल जो पैसा वहाँ पर उनके इंडिया के अंदर जो उनके लोग बैठे हैं उनके ऊपर लगाकर वहाँ की प्राइवेसी, वहाँ की चीज़ें जो हमारे हम तक पहुँचती हैं, अगर ये सब कुछ ना हो और ये सब चीज़ें ना पहुँचें तो आप कैसे अपना दिफा कर सकेंगे, कैसे आप सरहदों पर हिफाजत कर सकेंगे। तो ये सारी उसी की कड़ियाँ। और ये हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, ये उन्हीं का दिमाग था कि उन्होंने किस तरह से अच्छे तरीके से इसको मुनज़्ज़म तरीके से कामयाबी से बिलाल मरसूस को कामयाब किया और पाकिस्तान का नाम जो फ़ख्र से बुलंद किया, सुरखरू हुए। अल्लाह ताला ने मतलब कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। कल भी उन्होंने जो अपनी तकरीर की है उलमा जो तमाम इकट्ठे थे उनके साथ, तो उन्होंने यही बताया कि 2 ही मुल्क जो इस दुनिया में बने हैं, एक 1300 साल पहले तैयबा जो कलमे की बुनियाद पर बना है और दूसरा उससे 1300 साल बाद बना है, वो पाकिस्तान है। जो कलमे की बुनियाद पर बना है वो रियासत पाकिस्तान है, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। तो ये उनका जो दिमाग में अल्लाह ताला ने ये चीज़ें उतारी हुई हैं क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ के किया है, उनको याद है और वो तमाम आयात का तर्जमा भी करना जानते हैं। और वो हर तरह से मतलब ऐसा मैं कहता हूँ फील्ड मार्शल और ये तमाम जितने मेडल से वो नवाजा जा रहा है उनको, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये ना तो अवाम के बस की बात है, ना शहबाज साहब के बस की बात है, ना डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात है, ना ये किंग जो MBS है उसके बस की बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर करामात हैं क्योंकि उनके उनके अंदर ये रियासत पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना है उसका जज्बा है और वो उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं और उनके चेहरे के ऊपर वो रौनक, वो नूर वो दिखाई देता है। वो उस तरह से नहीं है कि चेहरा उनका जो सफाक हो और पीछे उनके करतूत और मुंह पे वो नूरी बातें कर रहे हो, इस तरह से कुछ भी नहीं है। वो जितनी बातें करते हैं वो उनके इनर साइड से वो बातें निकल रही होती हैं, उनके दिल के दर्द जो बयान कर रहे होते हैं वो बताते हैं। जो उनकी तकारीर थी कि जो आपका पैसा, जो आपका फ़ंड दिफा के लिए लगता है, तो वो दिफा इसी तरह ही होता है कि वो अंडर टेबल जो पैसा वहाँ पर उनके इंडिया के अंदर जो उनके लोग बैठे हैं उनके ऊपर लगाकर वहाँ की प्राइवेसी, वहाँ की चीज़ें जो हमारे हम तक पहुँचती हैं, अगर ये सब कुछ ना हो और ये सब चीज़ें ना पहुँचें तो आप कैसे अपना दिफा कर सकेंगे, कैसे आप सरहदों पर हिफाजत कर सकेंगे। तो ये सारी उसी की कड़ियाँ। और ये हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, ये उन्हीं का दिमाग था कि उन्होंने किस तरह से अच्छे तरीके से इसको मुनज़्ज़म तरीके से कामयाबी से बिलाल मरसूस को कामयाब किया और पाकिस्तान का नाम जो फ़ख्र से बुलंद किया, सुरखरू हुए। अल्लाह ताला ने मतलब कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। कल भी उन्होंने जो अपनी तकरीर की है उलमा जो तमाम इकट्ठे थे उनके साथ, तो उन्होंने यही बताया कि 2 ही मुल्क जो इस दुनिया में बने हैं, एक 1300 साल पहले तैयबा जो कलमे की बुनियाद पर बना है और दूसरा उससे 1300 साल बाद बना है, वो पाकिस्तान है। जो कलमे की बुनियाद पर बना है वो रियासत पाकिस्तान है, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। तो ये उनका जो दिमाग में अल्लाह ताला ने ये चीज़ें उतारी हुई हैं क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ के किया है, उनको याद है और वो तमाम आयात का तर्जमा भी करना जानते हैं। और वो हर तरह से मतलब ऐसा मैं कहता हूँ फील्ड मार्शल और ये तमाम जितने मेडल से वो नवाजा जा रहा है उनको, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये ना तो अवाम के बस की बात है, ना शहबाज साहब के बस की बात है, ना डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात है, ना ये किंग जो MBS है उसके बस की बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर करामात हैं
क्योंकि उनके उनके अंदर ये रियासत पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना है उसका जज्बा है, और वो उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं, और उनके चेहरे के ऊपर वो रौनक, वो नूर वो दिखाई देता है। वो उस तरह से नहीं है कि चेहरा उनका जो सफाक हो और पीछे उनके करतूत और मुंह पे वो नूरी बातें कर रहे हो, इस तरह से कुछ भी नहीं है। वो जितनी बातें करते हैं वो उनके इनर साइड से वो बातें निकल रही होती हैं, उनके दिल के दर्द जो बयान कर रहे होते हैं वो बताते हैं। जो उनकी तकारीर थी जो उन्होंने ओवरसीज़ कन्वेंशन में की थी, वो तकरीर उनकी मेरे ख्याल में आने वाले 50 साल में भी याद रखी जाएगी। जिस तरह से उन्होंने इंडिया को ललकारा था, जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान को और तमाम जो बाहर बैठे जितने भी ये अनासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, जो यूट्यूबर हैं जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से भाग गए, उन तमाम को जो मैसेज दिया था, अगर वो उस तकरीर को दोबारा बार बार सुना जाए तो उसके अंदर पूरा जो महल वकूअ है वो पाकिस्तान का, किस तरह से पाकिस्तान की हिफाजत हो रही है और किस तरह से जज्बा रखते हैं, उस तकरीर के अंदर मौजूद है। जब भी आपको मौका मिले तो वो तकरीर दोबारा आप लाजमी सुनिएगा, जिन्होंने नहीं भी सुनी। तो सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वाराना सलाहियतों और स्ट्रेटजिक विज़न को सराहा है। सऊदी क़यादत ने दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इनके अज़्म की तारीफ़ की है। तो ये एक अच्छे साइन है। इससे अब क्या हुआ है कि एक तो आपको पता है कुछ दिन पहले जो हमने अपना जितना कर्ज़े की किस्त थी 2 साल से जो तवील का शिकार थी वो हमने उतार दी है। तो ये सारी कड़ियाँ उसी की हैं जो उतारा कर्ज़ा और इस तरह से इज़्ज़तें समेट रहे हैं हम पूरी दुनिया में। तो ये सब कुछ किसकी वजह से है? ये सब कुछ इसी वजह से है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। तो अगर आप ये सोच लें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर ना हो तो ये मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो ये लोग बैठे हैं गद्दार, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, जिस तरह फैज़ हमीद ने की है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठकर अपने इदारे के साथ भी गद्दारी कर रहा था, मुल्क के साथ भी कर रहा था, सियासतदानों के साथ भी कर रहा था, मतलब जो सिविल क़यादत है उसके साथ भी वो गद्दारी कर रहा था, जिसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं। और उन्हीं नतायज को ठीक करने के लिए ये सारों का जो ऑपरेशन जारी है और इंशाल्लाह ये आगे भी बढ़ेगा। कल पीटीआई की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचक से ही जिसको पूछता कोई नहीं है, इमरान खान उनकी नकलें उतारता था, हर जलसे में हर जगह पर उनका मजाक उड़ाता था, जैसे वो कुछ किसी ज़माने में परवेज़ लाई को भी कहता था परवेज़ लाई डाकू है, फिर उसको गोद में बिठाया, फिर खुद उसकी गोद में बैठे, मतलब उनके साथ प्यार मोहब्बत बढ़ा लिया। तो इनको भी जो महमूद खान अचकज़ई है, इनका भी ये इसी तरह मजाक उड़ाते थे और इनके खिलाफ इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन जब इनके मफादात की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इनको साथ मिला देते हैं। तो उसने इमरान खान की रिहाई पर मुकालमे की बात की है, इस पर रद्द अमल भी आया है। इंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए का कहना है कि 9 मई के वाक़यात और इमरान खान और पार्टी के सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ मुहिम पर इजहार नदामत या माजरत के बगैर पीटीआई के साथ बामैनी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि आप जब तक ये बात मान नहीं लेंगे कि आपने ये गलती की है और आपने ये जुर्म किया है, उससे पहले आप सोचें भी ना कि आप बाहर आएंगे या आपके साथ मुज़ाकरात होंगे किसी भी जुडिशरी के अंदर या किसी भी जगह पे। आपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपको वो पहले तो तस्लीम करना पड़ेगा और शरेआम आपको माफ़ी मांगना पड़ेगी, कौम से भी, इदारों से भी और हुकूमत से भी। जब आप शरेआम माफ़ी मांगेंगे तो उसके बाद ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपके मामला सही हो जाएंगे, उसके बाद फिर फैसला किया जा सकता है कि आपके लिए कोई नरम गोशा रखा जाएगा या नरम रवैया पेश आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के करीबी एक सीनियर ज़राए से जब ये जानने की कोशिश की गई कि हुकूमत महमूद खान अचकज़ई की मुकालमे की पेशकश पर क्या रद्द-ए-अमल देगी, तो उनका कहना था कि 9 मई के संगीन जुराइम और पार्टी इसके बानी जो हैं वो चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जारी फ़ौज मुखालिफ मुहिम को नज़रअंदाज करते हुए पीटीआई के साथ बामैनी मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है। मतलब उन्होंने भी वही बात की कि जब उनके मुज़ाकरात उनके साथ जो चेयरमैन पीटीआई बानी इमरान खान है, वो जब वो गलती नहीं मानेंगे, जब वो ये इज़हार नहीं करेंगे कि उन्होंने किस तरह से फैज़ हमीद और उनके जो यूट्यूबर थे या उनके जो बी कैटेगरी की लीडरशिप थी, उन्होंने राब्ते करके उनके डेरे पर भी रहे और उनके साथ पहले भी राब्ते में थे, बाद में भी थे और सारा जो प्लान किया गया, जब वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात का आप सोच भी नहीं सकते कैसे हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इज़हार नदामत या माज़रत के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि इन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, शोहदा का तमस्खर उड़ाया और फ़ौज और उसके आला अफसरान की क़यादत की जो है किरदार कशी की मुहिम चलाई। ऐसे हालात में कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
ये किसका बयानिया है जी? ये हुकूमत का। जब हुकूमत ये बयानिया दे रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो शहबाज़ पाकिस्तान है वो आपको सब लोग कहते हैं कि वो एक मुहिब वतन है और उनका जज्बा भी फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादा है, कि वो उनके दिल में फ़ौज के लिए प्यार इसी तरह से है कि जैसे वो एक खुद फ़ौज के अंदर उनकी जो ट्रेनिंग हुई हो और उनके अंदर फ़ौज का जज्बा है। वो आर्मी चीफ़ हो या कोई भी हो, एक आम फ़ौज का सिपाही जब मर जाता है तो वो इसी तरह दर्द रखते हैं जैसे कोई अपने बच्चे की जान चली गई हो, चाहे वो हुकूमत में हो या ना हो। तो वो शुरू से एक फ़ौज के लिए इस तरह से उनके अंदर हमदर्दी है। वो ये समझते हैं, सलामती कौंसल को समझते हैं, सिक्योरिटी कौंसल को समझते हैं, वो दिफाई ताल्लुकात को समझते हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी को समझते हैं। वो समझते हैं कि फ़ौज के बगैर पाकिस्तान जो किसी भी कीमत में सेफ़ नहीं है, तो फ़ौज ही हमारी हिफाजत कर रही है। तो उन्होंने ये बयानिया जो दिया है कि किसी भी सूरत ये मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि खान साहब मेरे ख्याल से 15-17 साल ये ने, तो अगे तुसी थोड़ा जिहा होर ला लो, हले 2-4 केसिस होर भी पए ने जिन्हां दा फैसला आना है, तो लंबे ही ने। तो यूथ ही अपनी तैयारी करन कि उन्होंने हुण जगह कित्थे चाहिदी। शाह कुरैशी नवीं पार्टी का ऐलान करन चले ने जल्दी, पहले वो इसे पार्टी की कोशिश करनगे कि खान साहब उन्होंने हैंडओवर कर दें इज्जत नाल। अगर नहीं करनगे तो फिर नवीं पार्टी के विच बहुत ज़्यादा पार्लीमेंटेरीयन जिहड़े उन्होंने हारे ने या जिते ने वो जान की तैयारी दे विच ने, उन्होंने नाल राबते च ने। तो देखो अगे की होंदा है। लेकिन जिहड़े यूथीए कल्ट फॉलोइंग वाले ने, मैनूं फिक्र सिर्फ उन्हों की हैगी है इस टाइम कि उन्हों का बनेगा की, कि वो कित्थे जाणगे बेचारे, कि वो अगू अग ते पिछू कंध। क्योंकि सारे जिन्ने लौड़े लपाड़े ने जिहड़े सियासत दे विच आए ने कल्ट फॉलोइंग वाले, अगर इन्हां दा तुसीं माजी देखो तो ये उस तो पहले सियासत दे विच है ही नहीं सी। क्योंकि दो जमातां होंदियां सी, मुस्लिम लीग नून सी, पीपल्स पार्टी सी, जमात इस्लामी सी, और छोटी मोटी जमातां सी। तो इनके पास कोई जगह नहीं थी, प्लेटफॉर्म नहीं था कि ये कहाँ पर जाएं। तो इनको अब पहली दफ़ा ये जगह मिली है। काफ लीग में भी नहीं थे, बहुत कम लोग हैं जो पहले से सियासत करते थे और वो सियासत में आ गए। ये वो लोग हैं कल्ट फॉलोइंग वाले, इनको पता है कि हमारी जहनीत के लोग किसी दूसरी पार्टी में फिट नहीं हो सकते, कि इनके लिए इमरान खान किसी का एन गैन भी कर रहा है तो वो कहते हैं ये भी कोई हिकमत अमली है, कोई चंगा ही काम कर रहा है, तो उन्होंने नहीं पता उन्हें जो किया सही किया। तो ये वो लोग ने, वो अगर कच्चे ते खेल रहा है, मुराद सईद वाल पक्के ते खेल रहा है, जिधर भी खेल रहा है वो कहते नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, तो नहीं पता ये कोई हिकमत अमली है। वो लोग हैं, ये कल्ट फॉलोइंग ऐसे लोग हैं, ऐसी जहनीत के लोग हैं। वो ओवरसीज़ में बैठे हैं, उन्होंने PhD करा दो, वो बाद भी तुम कहो कि आ जाओ जी मेरे नाल फैक्ट ते गल कर लो, ए जनाब GDP सी साडी उदों, ए बुजदार दे करतूत सी, ऐस तुहाडे माहिर मुअश्शियत जिहड़े जनाब असद उमर साहब सी, जिन्हां ने 5 साल पहले तो ट्रेनिंग लई सी, 300 लोग सी इन्हां कोले, उन्हां दे ए करतूत ने, ते उन्हां नाल गल करो वो कहणगे नहीं ये जी वो पहले जिहड़ा सी ना गंद जी, ਉਹਦਾ नज़ला जुकाम साडे उत्ते आके डिग्गिया। बंदा उन्हां नूं पुछे जिहड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਆ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲੌਜਿਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ कि पाकिस्तान दे विच की हो रहा है। बाहर बह के बकवास करना बड़ा आसान है, तो बाहर बह के किचड़ उछालना बड़ा आसान है। दोस्तों चैनल नूं सबसक्राइब लाजमी किया करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट्स लाजमी करया करो, बड़ा हौसला मिलता है उहदे नाल। ते कल फिर मुलाकात होएगी। अल्लाह ने के बाद।